जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार सिविल कोर्ट आप लोग का पियून का जो आप लोग का एग्ज़ाम 15 मार्च को, यानी कि आज से मात्र जो है 2 दिनों का समय बचा हुआ है आपके एग्ज़ाम में। तो आपके लिए मैंने जो है सुबह में जो है, जैसे कि पहले भी बताया हुआ है, कि आपके लिए एक स्पेशल पेपर सॉल्व कराता हूँ, जहाँ पे आप लोग जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड बिल्कुल एक न्यू पेपर मॉक टेस्ट कर सकते हो। पेपर मॉडल पेपर जो भी कह लो, कि आपको एक पेपर कराता हूँ जो कि बिल्कुल ही आपके जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग, और जैसा कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके अकॉर्डिंग जो है ये पेपर है। और बिल्कुल आपका एग्ज़ाम में इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे, इसकी 100% गारंटी है। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो तो सबसे पहले सिलेबस आपको पढ़ना पड़ता है। और ये जो क्वेश्चन है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने उठाया हुआ है। तो 15 मार्च को अगर आप भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, बिहार सिविल कोर्ट पियून का एग्ज़ाम, तो आपके लिए ये क्लास बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जो भी मेरे दोस्त इस क्लास में नए आए हैं, उनको उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि पूरे के पूरे प्रश्नों को देखना, क्योंकि इस क्लास में हिंदी, मैथ और इंग्लिश तीनों ही सब्जेक्ट को हम कवर करते हैं। तो पूरा का पूरा अगर कवर करोगे तो ही सिलेक्शन होगा। ये नहीं कि केवल अगर आपको हिंदी आता है और हिंदी ही पढ़ रहे हो तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आपको बेहतर स्कोर करना पड़ेगा सभी विषयों में। तो चलिएगा, फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, और ज़्यादा समय नहीं है हम लोगों के पास। एक बार सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में आए हैं, तो बिल्कुल क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी मेरे दोस्त क्लास को देख रहे हैं, एक बार क्लास को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और एक बार क्लास को शेयर कर दो, ताकि ये क्लास सभी लोगों के पास पहुंच सके। चलिएगा, पहले हम लोग हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। फटाफट से करेंगे हर एक प्रश्न। अछौड़नी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताइएगा। अछौहिड़ी का सही संधि विच्छेद यहाँ पे क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर पहला, संधि विच्छेद करिए। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से अच हो जाएगा, यहाँ से क्या निकलेगा? अच प्लस, अब क्या बचा हुआ है? उ ही ड़ी, उहिड़ी। ये जो है आप लोग देख लो ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है। आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी, बी वाला बिल्कुल राइट उत्तर है। बी वाला बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी मेरे दोस्त गए हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मृगेंद्र में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताइएगा सभी लोग। मृगेंद्र में कौन सा समास है? हर एक टॉपिक के प्रश्न है, आप लोग केवल और केवल क्लास को अंत तक देखो, आपको पता लग जाएगा, और बिल्कुल ही आपका जो डर है वो भी निकल जाएगा, ठीक है। और कोशिश करो कि हर एक प्रश्न का राइट उत्तर आप लोग बताओ। ये मृगेंद्र किसको कहा जाता है? तो मृगों का इंद्र है जो, अर्थात सिंह को ये कहा जाता है, शेर को कहा जाता है सिंह। अब जो है देखोगे तो ये जो है कह रहा है कुछ और, बोल रहा है कुछ और, इसका मतलब यानी कि बहुब्रीही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, कि पयः पान का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? पयः पान का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर आप लोगों के चारों ही दिए गए हैं, इसके राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, पयः पान का जो है संधि अविच्छेद रूप क्या है? तो यहाँ पे आप समझोगे, पयः पान का तो पयः पान ही संधि विच्छेद का रूप होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें विसर्ग संधि होगा, बिल्कुल आप ध्यान दोगे, संधि का नाम पूछेगा तो विसर्ग संधि हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहे अर्क और अधर्य शब्द जो है युग्म का सही अर्थ क्या है? ये दोनों ही शब्द के अर्थ जो है हमें बतानी है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं।
बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट उत्तर क्या होने वाला है। अर्क और अधर्य। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट उत्तर अर्क मतलब होता है सूर्य, और अधर्य मतलब होता है पूजा का जल। ऑप्शन नंबर ये जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है, सूर्य और पूजा का जल। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे शार्दुल किसका जो है पर्यायवाची शब्द है। शार्दुल किसका जो है पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 5वें का जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो देखिए यहाँ पे शार्दुल जो होता है, शार्दुल ये जो होता है ये आप लोगों का सिंह का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी को चुनना था आप लोगों को। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है वागधर। वाग वागर्थ वागर्थ का जो है सही संधि संधि प्रयुक्त हुआ है, मतलब कौन से संधि का ये रूप है, किस संधि में का ये गुण है, ये आप लोगों को बताना है। तो ये किस संधि में आएगा। तो वागधर्य जो है आप लोगों के व्यंजन संधि का रूप है। ऑप्शन नंबर सी। ये किस रूप में आएगा, व्यंजन संधि में। दही शब्द का लिंग क्या होगा, दही का लिंग। क्वेश्चन नंबर 7 मुझे लगता है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए। दही का लिंग जो है बताना है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, या उभय लिंग है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दही खट्टी है नहीं बोला जाता है, दही खट्टा है, यानी कि पुल्लिंग शब्द होगा, ठीक है। यानी कि आप ये भी याद रखना कि जो भी आपका लिक्विड चीज होता है जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, वो सारे के सारे पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग शब्द। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न है साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है। क्वेश्चन नंबर 8। एक बार सभी लोग यार कम से कम क्लास को लाइक तो कर दो, और क्लास को शेयर कर दो। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हो। पर अगर आपको लगता है कि आपके लिए हमने बेहतर कंटेंट दिया है, मेहनत किया है, तो आपका भी दायित्व बनता है कि बिल्कुल इसे सपोर्ट करो। तो मैथिली शरण गुप्त का जो है ये जो है महाकाव्य है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हलाहल का विलोम शब्द क्या है। हलाहल का जो है विलोम शब्द, यानी कि हलाहल का अपोजिट क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9। तो जिन्होंने बताया है हलाहल यानी कि शुद्धा, जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। इसमें शुद्ध कौन सा वर्ड लिखा गया है चारों ही ऑप्शन में से। तो ऊर्ध्व जो है आप लोगों को याद रखना है कि ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्व में हमेशा बड़का ऊ रहेगा, आधा ध व पेरा ऊर्ध्व, गलती नहीं करोगे। अगला प्रश्न है जो मापने योग्य न हो, वाक्य के लिए एक शब्द। जो मापने योग्य न हो उसके लिए एक शब्द बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11। तो जो नहीं मापा जा सकता है उसे क्या बोला जाता है, अपरिमेय। आपने पढ़ा होगा गणित में, अपरिमेय जिसको मापा न जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है अवन्य। अवन्य का संधि विच्छेद बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि अवन्य का संधि विच्छेद क्या होने वाला है। तो आपको सबसे पहले देखना है यहाँ पे अ है, आधा न है, तो उसको छोटा नु कर लेना, अनु प्लस अय। मुझे लगता है आसानी से आप समझ गए होंगे। ऑप्शन में देख लो अनु प्लस अय, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ क्या है। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 13।
13वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे संतोष होना यानी कि शांति मिलना, बिल्कुल राइट उत्तर है। कलेजे का ठंडा होना। अगला प्रश्न आपके सामने है, आच्छादन आच्छादन का जो है संधि विच्छेद क्या है? आच्छादन लिखा है, आच्छादन। आप क्या बोलोगे इसको? आ प्लस छादन, आ प्लस छादन। ऑप्शन में देख लो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने है, अपभ्रंश अपभ्रंश का जो है वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो जिनने बताया है स्वयंभू को बिल्कुल राइट उत्तर है, स्वयंभू। ऑप्शन नंबर सी स्वयंभू बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, उच्छ्वास का सही विलोम संधि विच्छेद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16, उच्छ्वास का जो है संधि विच्छेद आप लोगों से पूछा गया है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने हैं आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो च आधा है तो उत्त हो जाएगा, उत्त प्लस श्वास हो जाएगा। यानी कि आप उत्त कहाँ पे देख रहे हो, एक तो यहाँ पे है तो पूरा यहाँ पे अच्छा दे दिया, बिल्कुल गलत हो जाएगा। श्वास यहाँ पे लिखा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, चंद्रशेखर में कौन सा समास प्रयुक्त है? चंद्रशेखर में कौन सा समास का प्रयोग हुआ है, ये आप लोगों को बताना है कि जो है कौन सा समास है, चंद्रशेखर में कौन सा समास है। पहले इसको जो है आप भाव स्पष्ट करो, चंद्रशेखर का अर्थ क्या होता है? तो चंद्रशेखर का अर्थ होता है कि चंद्र है शिखर जिसके, तो चंद्र है शेखर जिसके, किसके शिखर पे चंद्र है? तो आपने देखा होगा शिव जी के सिर पे, तो चंद्रशेखर किसको कहा जाता है? शिव जी को। यानी कि आप कहोगे बहुब्रीहि समास है, बोलोगे कुछ और समझोगे कुछ और, तो उसके जो है वैल्यू अलग होते हैं, बहुब्रीहि में जाता है। भगवान के जितने भी नाम है बहुब्रीहि, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अविराम और अभिराम शब्द का सही जो है अर्थ चुनना है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 18वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है आपका राइट उत्तर। क्वेश्चन नंबर 18 जिन्होंने बताया है कि जो है अविराम का मतलब क्या होता है? लगातार। और अभिराम का मतलब होता है सुंदर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने है, अंधिकार का जो है शुद्ध रूप क्या होगा? अंधिकार जो लिखा गया है इसका सही रूप क्या होगा? सही रूप क्या हो जाएगा? अंधिकार, बिल्कुल ही ये सही लिखा गया वर्ड है। आप जो है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे गलती नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, पुरोगामी का सही विलोम शब्द क्या है? पुरोगामी का सही संधि विच्छेद क्या है? एक बार फिर कह रहा हूं कि आज की क्लास में लाइकों की संख्या कम है, क्यों बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। एक बार यार क्लास को लाइक कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ये अभी सुबह वाली क्लास है आपकी, सुबह 6 AM पे, आज थोड़े से डिले हुआ है। उसके बाद से आपको एक दोपहर में 2 PM पे क्लास होगा और शाम में 7 PM पे, ये 3 क्लासेज आपके लिए हो रहे हैं, ठीक है। और तीनों क्लासों को अगर आप नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रही हो, तो मैं कहूँगा कि डेली क्लास किया करो। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 20वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर पश्चिगामी बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? व्युत्पत्ति के आधार पे बताइएगा, व्युत्पत्ति के आधार पे। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे
21वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर 3 बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है? कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ जो है हम लोगों से पूछा गया है। तो जिन्होंने बताया है ईर्ष्या से जल उठना, ईर्ष्या से जल उठना बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, रत्नाकर किसका जो है पर्यायवाची शब्द है? रत्नाकर किसका जो है पर्यायवाची शब्द है? क्वेश्चन नंबर 23 बताइएगा। रत्नाकर, रत्नाकर किसका पर्यायवाची है? तो आपको बताना है समुद्र का। रत्नाकर किसका है? समुद्र। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अन्वीक्षा का जो है सही संधि विच्छेद क्या है? अन्वीक्षा, अन्वीक्षा का जो है सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए आधा न है, मैंने आधा न आपको अभी पढ़ाया था कि ये हो जाएगा अनु। आधा न कभी भी आए तो ये नु में चेंज होगा, अनु प्लस इच्छा। यहाँ से छोटी ई के मात्रा बचा हुआ है तो इच्छा में छोटी ई लगाओगे। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी चुना बिल्कुल राइट उत्तर है। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? घर से बाहर, से देख लो लिखा हुआ है यहाँ पे, कारक चिन्ह से का बताना है। मैंने आपको बताया है कि जब भी अलगाव की स्थिति आए तो देखिए कोई व्यक्ति घर में था तो वहां से अलग हो रहा है घर से तो अपदान कारक होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, मृगनयनी में कौन सा समास है? मृगनयनी, मृगनयनी का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले ये आपको मालूम होना चाहिए। तो आप कहोगे कि जहां मृग के समान नयन हो, जहां मृग के समान नयन हो, तो आप यहाँ पे क्या के समान किसके लिए आता है? कर्मधारय। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आदि काल को वीर वीरगाथा काल नाम किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 27। तो ये जो है आप लोगों को 27वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर याद रखना है, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, अधोगति में कौन सा उपसर्ग है? अधोगति, अधोगति, अधोगति में उपसर्ग बताना है। तो यहाँ पे देखो अध और ओ का मात्रा जो है यहाँ पे हलंत में आ जाएगा तो अधः हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, अधः प्लस गति। कौमुदी, कौमुदी किसका जो है पर्यायवाची है? कौमुदी किसका पर्यायवाची है? तो कौमुदी किसको कहा जाता है? चांदी को, चांदनी को क्या कहा जाता है? कौमुदी। शुद्ध वाक्य का चयन करें, शुद्ध, शुद्ध कौन सा वाक्य है? तो कहोगे कृष्ण ने, कृष्ण के अनेक नाम है, कृष्ण के अनेक नाम है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा। अब जो है मैथ के प्रश्न आ चुके हैं, यहाँ से आपके मैथ के प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। फिर जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं यार, कम से कम लाइक तो कर दो। अब गणित के प्रश्नों को हम फटाफट से सॉल्व करेंगे, तो कम से कम आपके पास कॉपी और कलम, ये दो चीज़ आपके हाथ में होने चाहिए, क्योंकि मैथ आपको सॉल्व करना है तो आपके पास कॉपी की आवश्यकता, कलम के पेज की आवश्यकता बिल्कुल पड़ेगा। ठीक है, कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 150 और 225 और 375 पूर्णतः विभाज्य हो। बताइएगा यहाँ पे इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। आपको HCF निकालने आना चाहिए। जब मैंने बताया है कि कभी भी आपको ज़िंदगी में याद रखना है कि बड़ी से बड़ी संख्या कह दे तो आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए HCF इसके निकालने हैं, ठीक है। और जब कह दे छोटी से छोटी संख्या तो LCM होता है, छोटी से छोटी संख्या LCM होता है, ठीक है। यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या का है HCF निकाल दो, यानी कि आप क्या करोगे 150 से यहाँ पे 225 में भाग दे दो, कितने मर्त में? एक मर्त में। यहाँ से भाग घटेगा 75, फिर यहाँ पे आ जाएगा 150, ये कितना हो जाएगा 25, दो मर्त में 75 दूना 150 कट जाएगा, यानी कि 75 आ गया HCF, ये आ गया 75 और 75 से फिर अभी बचा हुआ है 375, यहाँ पे भाग दे दो, कितना हो जाएगा 5 मर्त में 5 पच्चीस 25, 5 सत्तर 35, पूरा का पूरा कट गया, यहाँ से भी 75 से ही, यानी कि HCF 75 ही हमारा आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। एक पंखे को 1200 में खरीदकर 1500 में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 32। 32वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 32 जो भी मेरे दोस्त बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की एक पंखे को 1200 में खरीदकर 1500 में बेच दिया जाता है तो लाभ प्रतिशत आपको बताना है। समझने की कोशिश करेंगे आप लोग कि 1200 का कोई सामान आप खरीदोगे और उसे ले आकर फिर से जो है 1500 में बेचोगे तो आपको 300 का प्रॉफिट होगा। 300 रुपये का जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। पर यहाँ पे कह रहा है कि भाई साहब लाभ जो है हमें रुपया में नहीं प्रतिशत में बताओ। तो प्रतिशत के लिए क्या करोगे, बट्टा क्रय मूल्य और गुणे कर दोगे 100। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, 12 दूना के 24 और 12 25 60, 25% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यदि 15 व्यक्ति किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं तो 10 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। देख रहे हो सारे के सारे प्रश्न अलग अलग टॉपिकों के, जहां से आपको 100% एक एक टॉपिक से एक एक प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। और आसानी से इन प्रश्नों को आप कर लोगे। थोड़े से हमारे साथ प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। चलिएगा, इसके फॉर्मूले मैंने बताया था MDH वाला कि 15 व्यक्ति हैं और 20 दिन जो है कार्य करते हैं तो 10 व्यक्ति जो है कितने दिन काम करेंगे। यहाँ पे 10 गुणे डे हो जाएगा। ये 10 दूना का 20 हो जाएगा, 15 में 2 से गुणा कर दो, 15 दूना का 30, यानी कि दिन जो है कितना हो जाएगा यहाँ पे 30। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहे हैं यहाँ पे कि एक समबाहु त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा यहाँ पे 8 सेमी दिया गया है। बताएंगे सभी लोग। क्षेत्रमिति का जो है क्वेश्चन है। मैंने आपको क्षेत्रमिति के प्रश्नों को बेहतर तरीके से बताया था। सबसे पहले बताया था कि आपको क्षेत्रमिति के फॉर्मूले याद होना चाहिए। अगर क्षेत्रमिति के हर एक प्रश्न को सोल्व करना चाहते हो तो सबसे पहले अगर क्षेत्रमिति के फॉर्मूले याद है तो मुझे लगता है कि प्रश्न तुरंत बन जाएंगे। क्या पूछा गया है, क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, समबाहु। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, यही तो होता है। यहाँ से √3/4 और भुजा की जगह पे कितना रखना है, 8 का वर्ग। 8 का वर्ग यानी कि 8 दो बार रख लो, 8 8 64 हो जाएगा, या 8 गुणे 8 लिखो। यहाँ से 4 दूना 8, 8 दूना का 16, 16 हो गया, √3 हो गया। मुझे लगता है आप आसानी से कर लिए होंगे, ऑप्शन नंबर ए। फॉर्मूले जिसको याद है वो आसानी से बना लेगा, नहीं याद है तो फिर दिक्कत होगा। आप लिख लो फॉर्मूले। अगला प्रश्न है कि 0.25 गुणे 0.002 का मान क्या होगा। बहुत बहुत कंफ्यूज होगा यहाँ पे। 100% लोग जो है यहाँ पे कंफ्यूज में ही रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। अब समझिएगा, यहाँ पे सबसे पहले आप कभी भी पॉइंट के जो है अगर गुणे आपको दिए जाएं तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने अंक है, 3। 3 और 2 जोड़ दो यानी कि 5 अंक होंगे आपके भी पॉइंट के बाद। यहाँ पे पॉइंट के बाद इधर 5 अंक आपके होने चाहिए। 5 अंक गिन लो। 4 है बिल्कुल गलत, 3 है बिल्कुल गलत, 2 है बिल्कुल गलत। मुझे लगता है गुणा की करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल राइट उत्तर है। आसानी से कर लिए होंगे, गलती नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट प्रश्न। किसी संख्या का 40% 120 के बराबर है तो उस संख्या का 60% क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 36। 36वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। बताएंगे सभी लोग। क्या पूछा है आप लोगों से। सबसे पहले ये देखो, किसी संख्या का 40% 120 के बराबर है तो उस संख्या का 60% क्या होने वाला है, ये आप लोगों को बताना है। अब बताइएगा इस प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं वो क्या होने वाले हैं। सबसे पहले देखोगे कोई संख्या है, ठीक है जी, उसका 40% या लिखिए 40/100।
करने पे हमें मिल रहा है 120। ये 40 के पहाड़े में 40 तिया 120, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, ये तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा 300। इसने कहा है उस संख्या का 60% निकालो। अभी इसका जो है उत्तर नहीं आया है भाई साहब, इसका 60% निकालना पड़ेगा हमें। तो 60/100, ये 2 जीरो से जो 2 जीरो छत्री 18। आप कहोगे भाई साहब 180। 180 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। एक आयत की परिमाप जो है 7 सेमी, यदि इसकी लंबाई 20 सेमी तो चौड़ाई ज्ञात करें। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 37। 37वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सबसे पहले देखो आयत के परिमाप बराबर क्या होता है। आयत के परिमाप बराबर होता है 2 × l+b। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप कर सकते हो। इसने कहा है टोटल कितना है 60, और यहाँ पे देख लो l का वैल्यू कितना है 20, और b का वैल्यू हमें पता ही नहीं है। यहाँ से 2 से काट दो, ये हो जाएगा 30, बराबर इधर जो हो जाएगा 20 और प्लस का b। यहाँ से देखोगे आप b का वैल्यू निकालोगे तो ये 30 और माइनस का हो जाएगा 20, ये घट के आ जाएंगे 10। b का वैल्यू कितना आ जाएगा 10। इसने कहा है चौड़ाई बताओ, तो चौड़ाई ही तो b है, b बर्थ यानी कि चौड़ाई आपका 10 सेमी आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत आप लोगों से पूछा गया है, बताइएगा। तो देखिए जब भी प्राकृत संख्याएं की बात हो तो देखिए 1 से लेके आप 10 तक लिखोगे, इसके फिर से जो है आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ घटाव करना पड़ेगा, ठीक है, पूरा जोड़ना पड़ेगा, फिर जो है आपको मिलेगा। सबसे पहले देखो सब में अंतर कितना का है, 1 से 2, 2 से 3, सब में एक एक का अंतर है। तो आप इधर से देखो 4 ठो काट लो और इधर से 4 ठो काट दो अंक। बीच वाला हिस्सा हमारा क्या होता है, औसत होता है। तो बीच में तो 2 अंक आ गया, यानी कि 6 और 5 दोनों हो सकते हैं। तो दोनों को जोड़ दो, 6 5 11, 11 में 2 से भाग दे दो, 5.5। औसत क्या होता है, मिड वाला हिस्सा। आप सारे अंकों को जोड़ोगे और बट्टा जो है 10 करोगे तो आपका 5.5 ही आएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है 5,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का जो है मिश्र धन क्या होगा। मिश्र धन भाई साहब, मिश्र धन पूछा गया है, बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। आप डायरेक्ट इसके फॉर्मूले से बना सकते हो, आसान पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूले अगर आपको मालूम है कि जो है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, CI बराबर लिख देता हूँ, एक बार आप नोट कर लो, P × 1+R/100, यही तो होता है पावर T। तो अब जो है यहाँ पे P का वैल्यू दिया गया है 5,000, R का वैल्यू 10 और T का वैल्यू कितना समय दिया है 2 वर्ष। आप रख लो, बना लो। यहाँ पे मैं रखता हूँ मूलधन P × 1+R का वैल्यू 10 और बट्टे में 100 के पावर में हो जाएगा 2। यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, ये हो जाएगा 5,000 गुणे 10 से कम है 10 और 1 11/10। कितने बार लिखना है, पावर 2 का मतलब 2 बार, 11/10। ये जो है 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, 11 में 11 से 121, 121 में 5 से 5 1 में 5, फिर 101 5 दूना 10, फिर 5 1 में 5 1 6। आप देख लो, एक जीरो लगा दो, 60/50। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। ये मिश्र धन का सूत्र फॉर्मूला आपको याद रखना है चक्रवृद्धि ब्याज से। एक धन का जो है आयतन, एक घन का जो है आयतन 216 सेंटीमीटर है, इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करो। इसकी भुजा की जो है लंबाई आप लोगों से पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि घन का जो आयतन होता है ये कितना होता है, आयतन भुजा क्यू होता है। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे एक क्यू हो रहा है, ये कह रहा नहीं भाई साहब 216 है। ये जो आपका पावर 3 है ये इधर आएगा, तो इधर 3 3 का जो है यानी घनमूल लिख लेगा, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 216 किसका होता है, 6 का। यानी कि भुजा जो है आपके पास कितना है, 6 सेमी का। इसकी जो है भुजा आप लोगों को बताना ही था, आप कहोगे 6 सेंटीमीटर की इसकी भुजा है। अगला प्रश्न आपके सामने है, √625 √441 का मान क्या होगा। सबसे सिंपल प्रश्न है आज का, सबसे सिंपल प्रश्न आपके सामने है। मुझे लगता है कि आप आसानी से कर लोगे, आपको याद भी हो चुका होगा अभी तक।
625 का वर्गमूल कितना होता है? 25। 441 का वर्गमूल कितना होता है? 21। आप जोड़ लो इसको, कितना हो जाएगा? 46। 46 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। बी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यदि x अनुपात y का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है तो 3x प्लस वाई अनुपात 5x माइनस वाई का वैल्यू आप लोगों को निकालना है। जब भी आपको इस तरीके का प्रश्न दे, इसका मतलब ये है कि x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 5 है। ये जो है प्रश्न में डायरेक्ट ही आपको बोल रहा है, ठीक है। आप इसी के अकॉर्डिंग बना लो। यहाँ पे दिया है 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई। यहाँ पे दिया है अनुपात 5x माइनस वाई। यहाँ से जब आप चलोगे तो 3x का वैल्यू रख लो, कितना दिया है? 4, और प्लस y का वैल्यू 5। उसी प्रकार यहाँ पे 5x का वैल्यू कितना दिया है? 4, और माइनस y का वैल्यू 5। यहाँ से बना लो, 4 3 12, 12 5 17 अनुपात 4 5 20, 20 में से 5 जाएगा 15, 17 15 आपके बिल्कुल राइट उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने, एक कार 400 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से 8 घंटे में तय करती है। 400 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। यदि गति को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की दर बढ़ा दिया जाए तो वही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि इसकी स्पीड पहले कितनी है। तो देखिए, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे कितनी दूरी दी गई है? 400 किलोमीटर जाना है उसको, कितने समय में? 8 है। तो यानी कि स्पीड जो है हमें यहाँ पे पता चल रहा है कितना? 8 पचे 40, 50 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से वह चल रही है, 50 किलोमीटर पर घंटा। इसने कहा कि अगर स्पीड को 10 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए, तो पहले 50 था, अब 10 बढ़ाओगे तो 60 हो जाएगा। तो वही दूरी जाने में कितना समय लगेगा? तो दूरी वही कितना है? वही दूरी आप देख लो कितना लिखा हुआ है आपके पास, दूरी 400 किलोमीटर। अब इसको जाना है कितने? 60 की स्पीड से। 10 से 10, 6 छवा का 36 पॉइंट में आएगा आपका 6.66, ऑप्शन नंबर बी। मुझे लगता है आसानी से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत सिंपल है। 3/4, 5/6 माइनस 1/2 को सरल करें। ये आज का होमवर्क रहेगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसके राइट उत्तर बताएंगे, सभी लोग। और जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि तीनों ही क्लास का आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। मिलते हैं अगले वाली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।